A very good morning to all of you. In the last class, we have done the concept of joint application and allotment account, and we have also done some illustrations on the same. Now, today we will discuss two more concepts. First is forfeiture of shares, and second is reissue of forfeited shares. First हम करते हैं forfeiture of shares. Look, students, sometimes it happens that company calls up some amount on allotment or on call, like first call, second call, या third and final call, and some of the shareholders fail to pay the same to the company. तो जब shareholders अलॉटमेंट का अमाउंट या कॉल का अमाउंट पे करने में फेल हो जाते हैं तो कंपनी उनको रिमाइंडर सेंड करती है कि भाई आपको इस टाइम तक लास्ट डेट है, इस टाइम तक आपको ये कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी पे करनी है. इफ आफ्टर गिविंग रिमाइंडर शेयर होल्डर्स डजंट मेक द पेमेंट ऑफ द कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी, देन according to the rules given in articles of association of the कंपनी उन शेयर होल्डर्स को, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट 14 डेज का फाइनल नोटिस इश्यू करती है कि नाउ इन द नेक्स्ट 14 डेज, ये मिनिमम टाइम पीरियड है, कम से कम 14 डेज का नोटिस तो कंपनी को देना ही पड़ेगा. ये 14 डेज के मिनिमम नोटिस की बात कहाँ लिखी हुई है? देखो, पहले कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स कंपनी ने लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगी. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के साइलेंट हैं, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के साइलेंट हैं, इन दैट केस टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 उसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द कंपनी विल नाउ गिव नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ मिनिमम 14 डेज के नाउ इन द नेक्स्ट 14 डेज. अच्छा, अगर ये मिनिमम 14 डेज का नोटिस है, अगर कंपनी चाहे तो नोटिस पीरियड 21 डेज का भी कर सकती है, 30 डेज का भी कर सकती है. कम से कम 14 डेज का नोटिस तो देना कंपनी के लिए मैंडेटरी है टेबल एफ के प्रोविजंस के रिगार्डिंग. तो कंपनी ने जब ये नोटिस इश्यू किया उसके बाद भी अगर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट नहीं करता है, नाउ द कंपनी हैज अ राइट टू फॉरफिट सच शेयर्स. फॉरफिचर के केस में क्या होता है, जो शेयर्स शेयर होल्डर को अर्लियर अलॉट हो चुके होते हैं वो शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देती है, यानी वो शेयर्स कंपनी उससे वापस ले लेती है. एंड वट एवर अमाउंट दैट हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी, now that amount will be remained with the company. That amount will not be refunded to the defaulting shareholder. This is called forfeiture. तो देखो, on page number 7.43 of our book, topic is given forfeiture of shares. If any shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any call within the specified period, the directors may cancel his shares. लिखा हुआ है मे, ऐसा नहीं लिखा शेल. डायरेक्टर्स में कैंसिल ही शेयर्स, डायरेक्टर्स उसके शेयर्स कैंसिल कर सकते हैं, करेंगे ही, ऐसा नहीं लिखा हुआ, कर सकते हैं. ठीक है ना. आगे लिखा है दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. इट मे बी नोटेड दैट द शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफिटेड. यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि अगर कोई शेयर होल्डर एक स्पेसिफाइड गिवन टाइम पीरियड के अंदर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी का पेमेंट नहीं करता है तो डायरेक्टर्स उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करेंगे तभी डायरेक्टर शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो विदाउट गिविंग इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वो शेयर फॉरफिट कर दें. डायरेक्टर शेयर तभी फॉरफिट कर सकते हैं
जब ये बात क्लियर कट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हो। सर अगर एप्लीकेशन मनी पे नहीं की तो बच्चों, अगर एप्लीकेशन मनी पे नहीं की तो अलॉटमेंट ही नहीं होगा। तो एप्लीकेशन मनी देना तो मस्ट है, इसलिए बात लिखी हुई है कि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी का पेमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं करता है तो डायरेक्टर्स उसके शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। In order to make the forfeiture valid, it is essential to follow the rules laid down in the articles. If no rules are given in the articles, the provisions of Table F of Schedule 1 of the Companies Act 2013 regarding forfeiture apply. अब Table F of Schedule 1 given in the Companies Act 2013 उसमें usual procedure क्या दे रखा है? The usual procedure is that the defaulting shareholder must be given a minimum of 14 days notice. ध्यान रखना ये minimum 14 days के नोटिस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम नोटिस अगर आप चाहते हो कि 30 डेज का नोटिस देना चाहते हो, आप 20 डेज का नोटिस देना चाहते हो, तो ये बात आप कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख ले। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर, उस केस के अंदर टेबल एफ की रूलिंग्स लगती हैं। तो टेबल एफ में यूजुअल प्रोसीजर ये है कि डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को कम से कम 14 डेज का नोटिस गिवन देना जरूरी है। रिक्वायरिंग हिम टू पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट देयरऑन। जो उसके कॉल्स इन एरियर्स चल रहे हैं, तो जो कॉल्स इन एरियर हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो नोटिस का टाइम पीरियड है उसमें वो अपने कॉल्स इन एरियर का पेमेंट करे अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। The notice must state that if the unpaid amount is not paid within a certain period, his shares shall be forfeited. If in spite of this notice the shareholder still doesn't make the payment of unpaid amount on his shares may be forfeited by a resolution of the board of directors. तो अगर गिवन टाइम पीरियड में भी शेयर होल्डर अपने अनपेड अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है कंपनी को, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करके उसके शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है। After the forfeiture, the name of the shareholder is removed from the register of members and the amount already paid by him belongs to the company and is not returned to him. यानी जो forfeited amount है along with the forfeited share that will not be returned to the defaulting shareholder. Now अब हमें फॉरफीचर की एंट्री समझनी है, तो नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है एंट्रीज ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के केस में हम कैसे एंट्रीज पास करते हैं वो इधर समझो। हमने अभी तक इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है। पहली सिचुएशन हमने पढ़ी थी इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, और सेकंड हमने पढ़ी थी इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो यहां पर हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स which were first issued at par and second which were issued at premium. Forfeiture of shares which were issued at par and second which were issued at premium. तो अगर अर्लियर ये शेयर्स एट पार इश्यू किए गए थे, इट मींस 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पे ही इश्यू किया गया था।
तो वो उसको हम बोलते हैं इश्यू एट पार। इससे रिलेटेड हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों। तो इस केस में अगर मान लो 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज पे इश्यू किया गया और ये बाइफर्केशन ऐसे दे रखा था, मान लो 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 2 रुपीज अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर। मान लो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं की और कॉल मनी भी पे नहीं की, तो उस केस के अंदर फॉरफीचर की एंट्री में हम क्या करेंगे? देखो, जब शेयर्स फॉरफिट होते हैं बच्चों, तो उस केस के अंदर जब आप इश्यू कर रहे थे शेयर्स, तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे। When the shares are forfeited by the company, then share capital account is debited. तो एंट्री होगी यहां पर इस केस में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। इस केस में एंट्री फॉरफीचर की क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, ये एंट्री हम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। यानी जितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है और मल्टीप्लाई बाय करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। कंपनी ने टिल डेट, जिस डेट पे कंपनी फॉरफीचर कर रही है, उस डेट तक पर शेयर कितना अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया है। अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया है, तो 3 + 2 5 + 2 7 नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। मान लो 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर 7 रुपीज है, तो 1000 × 7 7000 से हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सर अगर पूरा अमाउंट कॉल अपॉन कर लिया है, तो 1000 × 10 10,000 रुपीज से हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। सर ये कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? अलॉटमेंट पे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ उतने अमाउंट से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल, जितना अमाउंट कॉल पे रिसीव नहीं हुआ उतने अमाउंट से शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जब ये अमाउंट पे नहीं किया होगा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने, तो इन अकाउंट्स के अंदर डेबिट बैलेंस आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने, उतने अमाउंट से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर कॉल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स टिल डेट तक, यानी आज के दिन तक इन फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। ये अमाउंट एप्लीकेशन लेवल पे तो रिसीव हुआ ही हुआ होगा पर शेयर, अलॉटमेंट पे भी पार्शली कुछ रिसीव हुआ है तो उसको भी लेंगे, और मान लो कॉल्स पे भी कुछ पार्शली रिसीव हुआ है तो उस पे भी लेंगे। सर अलॉटमेंट पे तो रिसीव हुआ ही नहीं था ना। अगर अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ था तो केवल एप्लीकेशन लेवल तक रिसीव हुआ होगा, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स टिल डेट ऑन एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट के ऊपर रिसीव हो गया था तो फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर बच्चों नहीं आएगा, फिर केवल टू शेयर कॉल अकाउंट आएगा एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा। उस केस में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में
जो आपने एप्लीकेशन लेवल पे रिसीव किया और जो अलॉटमेंट लेवल पे रिसीव किया ऑन 1000 शेयर्स, वो हम क्रेडिट कर देंगे. दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर. सर हमने तो ये भी पढ़ा था ना कि ये तो आप तब कर रहे हो शायद जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे. हाँ बच्चों, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हो तो उस केस में यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल अकाउंट नहीं आएगा. उस केस में यहां पर अकाउंट क्रेडिट होगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इन दो अकाउंट्स की जगह फिर आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. तो इन केस calls in arrear account is maintained by a company, then calls in arrear would be credited in this entry instead of share allotment account and share call account. तो देखो, forfeiture of shares which were issued at par. On forfeiture of shares, the share capital is reduced and as such share capital account is debited for the amount which has been called so far on the forfeited shares. Unpaid call accounts are credited in order to cancel their debit balance standing in the books. The amount already paid by the defaulting shareholder is credited to share forfeiture account. आओ अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो आपके बुक में गिवन है वो हम करके देखते हैं. तो ये आपका चल रहा है टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार. देखो, Gopal was holding 100 shares of ₹10 each of a company on which he had paid ₹3 on application and 2 on allotment, but couldn't pay 2 on first call. गोपाल एक कंपनी का शेयर होल्डर है. ये 100 शेयर्स होल्ड करके बैठा है ऑफ ₹10 ईच. इस 10 में से वो कह रहे हैं कि ही हैड पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट. 3 एप्लीकेशन पे दे चुका, 2 अलॉटमेंट पे दे चुका. एप्लीकेशन दे चुका, अलॉटमेंट दे चुका, बट कुडंट पे द अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल का अमाउंट गोपाल नहीं दे पाया. आगे वो कह रहे हैं इफ द शेयर्स ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स. अगर डायरेक्टर्स गोपाल के शेयर्स फॉरफिट कर लें, क्या डायरेक्टर्स कर सकते हैं? यस. इफ अ पर्सन, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन द होल्डिंग ऑफ हिज holding, then his shares can be forfeited by the directors of the company as per the procedure given in the articles of association. अगर articles of association साइलेंट है तो टेबल एफ की रूलिंग्स लगेंगी. टेबल एफ की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो मिनिमम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा. और अगर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर उन 14 डेज में भी अपने एरियर्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का पेमेंट नहीं करता तो डायरेक्टर्स उसके शेयर्स फॉरफिट कर सकते हैं बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, अभी पढ़ा था, वापस रिवीजन हो गया. तो फर्स्ट कॉल के पैसे उसने पे नहीं किए और डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए. मुझे बताओ, क्या कंपनी ने पूरा ₹10 कॉल अपॉन कर लिया? नहीं. अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ओनली 3 + 2 + 2 यानी 3 + 2 5 + 2 ₹7 कंपनी ने कॉल अपॉन की हैं अभी तक. तो ओनली ₹7 has been called upon. If the shares of Gopal has been forfeited by the company, then following journal entry will be passed. Share capital account debit, share capital account debit, 100 shares, called up amount per share ₹7, 700 से share capital account debit करोगे to share
मुझे बताओ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को तो दे ही दिए थे, एप्लीकेशन का तो हर बंदा पैसे देगा, जो भी शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन का पैसा तो देगा ही देगा, क्योंकि विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी पर्सन। तो एप्लीकेशन की तो देगा ही देगा हर कोई, अलॉटमेंट के भी दे चुका, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो इस कॉल के अंदर आपका डेबिट बैलेंस होगा। तो टू शेयर कॉल अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 100 शेयर्स इंटू 2 रुपीज पर शेयर, 200 रुपीज हमने शेयर कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये हो गया 100 शेयर्स, कितने रुपए पे कर चुका था, 3 + 2 5 रुपीज, 5 रुपीज, तो 500 रुपीज से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। सर नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन में आप लिख दो 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। अब बच्चों प्रीमियम का मतलब क्या होता है ये तो आप अच्छे से जानते हो, कि मान लीजिए गोपाल एक शेयर होल्डर है होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at the rate of 12। तो ये 12 रुपीज कंपनी कुछ ऐसे डिमांड कर रही है, 3 रुपीज, 5 रुपीज, जिसमें 2 रुपीज प्रीमियम के हैं। ये हो गया आपकी एप्लीकेशन मनी, ये हो गई आपकी अलॉटमेंट, ये है हमारी फर्स्ट कॉल, और ये है हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये है हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब बात ये है कि ये शेयर्स हमने इश्यू किए हैं प्रीमियम पे, तो ध्यान रखना when the shares which were issued at premium is forfeited due to the non-payment of either allotment or call money, then in the entry for forfeiture one problem you can face. What is that problem? कि whether securities premium reserve account will be considered in the entry for forfeiture or not। ध्यान रखना बच्चों, जब हम उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं जो अर्लियर हमने प्रीमियम पे इशू किए थे, तो अगर प्रीमियम अमाउंट जो कंपनी कॉल अपॉन कर चुकी, अगर वो कंपनी ने रिसीव भी कर लिया, तो वो फॉरफिचर की एंट्री में आएगा नहीं। लेकिन अगर प्रीमियम अमाउंट जो कंपनी कॉल अपॉन कर चुकी वो कंपनी ने रिसीव भी नहीं किया, कॉल अपॉन तो कर लिया लेकिन कंपनी ने रिसीव नहीं किया, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी कंसिडर्ड इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो ये जो हमारा टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, when forfeiture takes place after the premium is received, और सेकेंड है हमारा when forfeiture takes place before the
प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब बात करते हैं पहले इसकी कि व्हेन फॉरफीचर टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर आप प्रीमियम रिसीव कर चुके हो तो इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। इन सच अ केस एंट्री विल बी, मान लीजिए गोपाल के 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच का इसकी नॉमिनल वैल्यू है और शेयर इशू किया गया है 12 रुपीज पे। गोपाल ने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी, लेकिन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच वो पे नहीं कर पाया, एंड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी हिज शेयर्स हैज बीन फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो उस केस में हम एंट्री कैसे पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 शेयर से गोपाल के कॉल्ड अप अमाउंट था 10 रुपीज पर शेयर। सर 12 रुपीज है ना बेटा, अर्लियर भी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होता, तो प्रीमियम को कभी शेयर कैपिटल के साथ इंक्लूड मत करो। 100 शेयर्स थे, 10 रुपीज पर शेयर का पर शेयर नॉमिनल वैल्यू है, 12 रुपीज पे इशू किया गया है, लेकिन प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। 100 into 10 यानी 1000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। याद करो जब हम शेयर्स इश्यू करते थे प्रीमियम पे, तो क्या प्रीमियम का अमाउंट हम शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते थे? आंसर इज नो। प्रीमियम का अमाउंट तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से। अब देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, अलॉटमेंट मनी भी गोपाल पे कर चुका और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट ड्यू था, इट मींस वो प्रीमियम का अमाउंट भी पे कर चुका। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। अगर कंपनी एक बार प्रीमियम रिसीव कर चुकी है तो जो प्रीमियम कंपनी ने रिसीव कर लिया वो कंपनी कैंसल नहीं कर सकती। तो क्योंकि प्रीमियम 2 रुपीज पर शेयर है वो कंपनी रिसीव कर चुकी, सो इट मींस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 rupees per share on 100 shares, 200 rupees. 2 share second and final call account 2 rupees per share on 100 shares, 200 rupees, और 2 share फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ध्यान से ये गलती मत कर देना कि 8 रुपीज रिसीव कर लिए, रिसीव तो 8 रुपीज किए हैं, लेकिन इस 8 रुपीज में से 2 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, और प्रीमियम जब हमने डेबिट साइड में एंट्री में कंसिडर नहीं किया तो वो क्रेडिट साइड में भी कंसिडर नहीं होगा। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी टिल डेट ऑन 100 शेयर्स एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है ना, यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड मत कर लेना, नहीं तो एंट्री आपकी मैच ही नहीं होगी, डबल एंट्री सिस्टम सक्सेसफुली नहीं होगा। तो 8 - 2 6 रुपीज इंटू 100 यानी 600। ये एंट्री फॉरफीचर की होगी व्हेन द फॉरफीचर टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव नहीं किया होता कंपनी ने, अब हम आते हैं सेकेंड केस में, when forfeiture takes place before the premium is received। तो इस केस में अब मैं कहता हूं कि कंपनी ने अलॉटमेंट मनी भी रिसीव नहीं की और कंपनी ने गोपाल के शेयर कर दिए फॉरफिट। तो उस केस में एंट्री कैसे करेंगे? यहां पर फिर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड 100 मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर 10 रुपीज पर शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम बिकॉज प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल 1000 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट ऑन 100 शेयर्स। प्रीमियम का अमाउंट ड्यू तो हो गया था लेकिन कंपनी ने रिसीव नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी गोपाल से रिसीव नहीं हुई है। तो 100 into 2
200 rupees. To share allotment account 100 shares into allotment money per share कितनी है 5 रुपीज. सर 5 रुपीज क्यों आप ले रहे हो? यहाँ तो आप प्रीमियम इंक्लूड कर रहे हो बेटा, कोई शेयर कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना है. अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू था, तो यहाँ पर हम लेंगे 5 रुपीज, यानी अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द लेवल ऑफ अलॉटमेंट 500 रुपीज. टू शेयर first call account 100 into 2 200 rupees, and to share second and final call account 100 shares into 2 rupees per share 200 rupees. एंट्री कंप्लीट नहीं हुई अभी. एप्लीकेशन मनी जो रिसीव की थी उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 शेयर्स इंटू ₹3 पर शेयर, यानी 300 रुपीज. तो यहां देखो डेबिट साइड में टोटल हो रहा है 1200 रुपीज, क्रेडिट साइड में भी 1200 होना चाहिए. 500 प्लस 400 900 प्लस 300 1200. ठीक है, तो ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्रीज. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो देखो ऑन पेज नंबर 7.44 इन द बॉटम, forfeiture of shares which were issued at premium. This may be discussed under two heads when forfeiture takes place after the premium is received. According to section 52 of the Companies Act 2013, if premium has been fully collected by the company after making it due, it cannot be cancelled even if that share is forfeited later on. As such, SPR account, that is Securities Premium Reserve account, will not be debited in the entry for forfeiture in this case. Case number second, when forfeiture takes place before the premium is received. When a share is forfeited on which the premium has become due but has not been received either wholly or partially, the SPR account must be debited with the amount of premium not received. जितना रिसीव नहीं किया, मान लो 10 रुपए का शेयर 10 रुपीज का शेयर 14 रुपीज पे इश्यू कर रहे हो, आउट ऑफ 4 रुपीज प्रीमियम 2 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हो गया, 2 का रिसीव नहीं हुआ, तो जितना रिसीव नहीं हुआ उतने अमाउंट से एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है ना, जितना रिसीव हो गया वो अमाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे इन द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो एंट्री इन दिस केस विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप so far excluding premium because premium is not a part of share capital. Securities premium reserve account debit if the premium has not been received after making it due. To share allotment account amount not received on allotment including premium. To share call account amount not received on calls including premium. अगर कॉल के ऊपर भी कोई प्रीमियम इंक्लूड था तो यहाँ पर भी इंक्लूडिंग प्रीमियम. एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स सो फार, ध्यान रखना एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि जो प्रीमियम हमें रिसीव हो गया वो हम एंट्री फॉर फॉरफीचर के अंदर कंसिडर नहीं करते. आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर होगा. ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है. X Limited issued 100 shares of ₹10 each to Gopal at a premium of ₹4 per share. X Limited ने मिस्टर गोपाल को 100 शेयर्स अलॉट कर रखे थे of ₹10 each, issued at 14. Only 3.50 per share has been received on these shares on application. इस 14 में से कंपनी को केवल 3.50 एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हुए.
उसके अलावा अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, 4 रुपीज प्रीमियम यहाँ पर इंक्लूडेड था, ये कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। एंड गोपाल हैज नॉट पेड ₹6.5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ना उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, केवल एप्लीकेशन का अमाउंट पे किया है। तो इस केस में फॉरफीचर की एंट्री कंपनी कैसे करेगी? क्या कंपनी पूरे 14 रुपीज डिमांड कर चुकी? आंसर इज यस, कंपनी पूरे 14 रुपीज डिमांड कर चुकी। तो उस केस में अगर गोपाल ने ना तो अलॉटमेंट का दिया, ना फर्स्ट कॉल का दिया, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे किया, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 into 10 यानी 1000 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मनी भी ड्यू थी और प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री फॉर फॉरफीचर में आएगा 100 into 4 400 रुपीज टू शेयर allotment account, amount due on allotment not received by the company including premium 100 into 6.5 यानी 650 rupees to share first call account 100 into 2 200 rupees to share second and final call account 100 into 2 200 rupees and to share for future account 100 into 3.5 यानी 350 रुपीज। ये हो गई आपकी फॉर फ्यूचर की एंट्री। आई होप ये अब क्लियर होगा। नाउ एक एग्जांपल हमें और दे रखा है, वो कह रहे हैं इफ इन द अबव एग्जांपल it is assumed that Gopal has paid the amount on application and allotment as well and only calls are not received from him, the entry for forfeiture will be as follows। अब वो कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट का अमाउंट भी गोपाल ने पे कर दिया। अगर अलॉटमेंट का अमाउंट गोपाल ने पे कर दिया, इट मींस प्रीमियम का अमाउंट भी पे कर दिया, प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया, तो एंट्री फॉर फॉरफीचर में फिर प्रीमियम कंसिडर नहीं होगा। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 into 2 200 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल call account 100 into 2 200 and to share for future account amount received till date on the forfeited number of shares excluding premium, क्योंकि premium once received cannot be cancelled। तो 3.5 application पे out of 6.5 4 rupees is premium, it means remaining amount 2.5, ठीक है ना, वो कैपिटल पोर्शन है। तो 3 + 2 5 6 रुपीज इंटू 100 शेयर्स यानी 600 रुपीज। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। सर एक चीज और समझाओ। चलो इसके इस एग्जांपल में मैं एक चेंज और करता हूं। मैं कहता हूं कि 4 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू थे, 4.5 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू थे, जिसमें से 2 रुपीज प्रीमियम के थे, और उसके बाद ये हो गया आपके 4 + 3 7 8 रुपीज। अभी भी हमें 14 टोटल हमें रिसीव करने थे, 14 टोटल कॉल अपॉन करने थे, 14 में से 8 हम कॉल अपॉन कर चुके हैं। 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे जहां पे 2 रुपीज प्रीमियम है, ठीक है, और 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। देखो हो गए 14 रुपीज हो गए, 4 + 3 7 7 + 6 13 और 1 रुपीज ये 14। अब मैं कहता हूं गोपाल ने
अलॉटमेंट का अमाउंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं पे कर पाया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं पे कर पाया, तो उस केस में फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी? सर यहां तो आपने ये कर दिया कि जो प्रीमियम का अमाउंट था 4 रुपीज, 14 में से 10 कैपिटल है, 4 प्रीमियम है, ये 4 का भी आपने 2 रुपीज तो अलॉटमेंट पे ड्यू कराया और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे ड्यू कराया। बिल्कुल, ये जो अलॉटमेंट वाले हैं ये तो रिसीव हो गया प्रीमियम, लेकिन फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो जो अलॉटमेंट पे रिसीव हो गया उसको फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर आप नहीं करोगे, बिकॉज प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड। आओ कैसे करेंगे एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई आउट ऑफ 14 रुपीज कंपनी पूरा अमाउंट कॉल अपॉन कर चुकी, तो 14 में से 4 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, रिमेनिंग शेयर कैपिटल के हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10 1000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना आएगा? जो ड्यू कर दिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, 100 इंटू 2, ये देखो ये 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे ड्यू था, तो 100 इंटू 2 200 रुपीज। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 इंटू 3 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है ना? अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 100 इंटू 3 300 रुपीज एंड 2 शेयर forfeiture account, amount received till date on the forfeited number of shares excluding premium। यहां पर प्रीमियम कितना शामिल है? 2 रुपीज, तो 4.5 में से 2 लेस कर दो, रिमेनिंग बचा 2.5 2.5 एंड 3.5 6 रुपीज, 600 रुपीज। ये देखो टोटल लगाओगे 600 प्लस 300 प्लस 300 टोटल 1200 रुपीज, और यहां पर भी टोटल आपके हो गए 1200 रुपीज। तो जो प्रीमियम हम अलॉटमेंट लेवल पे रिसीव करके आए हैं उस प्रीमियम को मैंने फॉरफीचर की एंट्री में कंसिडर नहीं किया। तो ये आज हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब आपका एक कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर में, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, और उसके बाद चैप्टर में आगे जाके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा। तो बस ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग देयर इन दिस चैप्टर। आफ्टर दैट हमें केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में, ठीक है? तो आज आप इस चीज को अच्छे से रिवाइज करो, समझ लो। कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास में मेरे से पूछना, और अगर कोई डाउट्स नहीं होते हैं तो कल मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, और फिर हम कल कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।